कुछ क्यूट क्यूट से सवाल भी थे और एक दो ज़रा बड़े सवाल भी थे। तो पहले क्यूट सवाल देख लेते हैं। व्हाट हैपन्स, ब्रैकेट में आपको इशारा दिया है कि इंक्रीज या डिक्रीज टू ग्रॉस मार्जिन। ग्रॉस मार्जिन के साथ क्या होगा, क्या वो बढ़ेगा या कम होगा? नंबर 1, अगर सेलिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट बढ़ जाती है तो। अब आपको पता है कि जो ग्रॉस मार्जिन है वो किसे कहते हैं? प्रॉफिट ओवर सेल्स को। ऐसे ही है, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स। अगर सेलिंग प्राइस बढ़ जाएगी तो प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा। जितना सेल्स बढ़ेंगी उतना ही प्रॉफिट बढ़ेगा। इन दोनों चीज़ों में अगर मैं सेम इंक्रीज करूं तो परसेंटेज पे क्या फर्क पड़ेगा? ज़्यादा मुश्किल हो गया, नॉर्मल तरीके से सोच लेते हैं। प्रॉफिट मार्जिन, हर चीज़ सेल करने पे आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है, ऐसे ही है। प्रॉफिट ओवर सेल्स आपका कितना है। तो अगर सेलिंग प्राइस बढ़ जाती है, क्या आपकी कॉस्ट बढ़ी है? हाँ जी, कॉस्ट तो नहीं बढ़ी सेलिंग प्राइस से, तो इसका मतलब है आपका प्रॉफिट बेहतर से बेहतर होता जा रहा है। जैसे जैसे सेलिंग प्राइस बढ़ रही है आपका प्रॉफिट बेहतर हो रहा है। जब प्रॉफिट बेहतर हो रहा है तो आपका मार्जिन बढ़ रहा है, आपको ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है। बहुत ज़्यादा मैथ में जाके सोचें तो अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में सेम अमाउंट ऐड हो तो क्या होता है? एक काम कर लेते हैं ना, लिख के देख लेते हैं। 50/100 0.5 होता है। दोनों में काम करते हैं हम, 25-25 ऐड कर लेते हैं। इसमें 25 ऐड कर लेते हैं, इसमें 25 ऐड कर लेते हैं। अब क्या जवाब आया? 75/125 बढ़ गया। तो दोनों में भी सेम अमाउंट बढ़ाएं तो ये मार्जिन नॉर्मली बढ़ रहा होता है। और आप इस मैथ को साइड पे भी रख दें तो एक बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर आपकी सेलिंग प्राइस बढ़ी और कॉस्ट नहीं बढ़ी तो आपके प्रॉफिट की जो कैपेबिलिटी है वो ज़्यादा बढ़ गई है। तो सेलिंग प्राइस अगर बढ़ती है तो आपकी प्रॉफिट कमाने की कैपेबिलिटी बेहतर हो जाती है। अगर क्वांटिटी सोल्ड में इजाफा हो, प्रॉफिट सेम रहेगा। क्योंकि मार्जिन है ना, यानी हर चीज़ पे आपको 20% प्रॉफिट है, तो आप 2 के बजाय 3 चीज़ें बेचेंगे तो उस पर भी उतना ही % होगा। इसका मतलब है प्रॉफिट मार्जिन का ताल्लुक सेलिंग प्राइस से ज़्यादा है, क्वांटिटी से उस तरह से नहीं। क्लियर? तो क्वांटिटी अगर बढ़ती है या कम होती है तो आपका मार्जिन उतना ही रहता है, क्योंकि हमने तो मार्जिन पर यूनिट एक तरह से निकाला हुआ है। और सेलिंग प्राइस जो है उसकी इंक्रीज होने से आपका प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज हो रहा है। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन परटेन्स टू अ कंपनी, आसान सी सेल्स, और मतलब इस तरह के सवाल दे दिए कि आपको टेस्ट में आके शर्मिंदगी सी ना फील हो कि मेरे पास तो कोई ऐसा सवाल ही नहीं जो मैं सॉल्व कर सकूं। तो आपके पास एक चोर रास्ता था कि चलो छोटे छोटे सवाल करके आप शहीदों में नाम लिखवा देंगे। जी मैं भी किया, मैंने भी फाइट करने की कोशिश की। तो 5000 की सेल्स है और मार्कअप 30% है, तो प्रॉफिट और कॉस्ट कितना होगा? टोटका तरीका याद है? CPS। मार्कअप दिया हुआ है, मार्जिन दिया हुआ है? मार्कअप दिया हुआ है, तो फिर कॉस्ट को 100 रखूं, प्रॉफिट 30 रखूं और सेल्स 130। जो पता है उससे डिवाइड करें और जहां जाना है उससे, हमें पता क्या है? सेल्स। सेल्स सेल्स का पता है। तो ये 5000 को हम जहां खड़े हैं, 50,000 श्योर, 50,000 हमें पता है। इसको 130 से डिवाइड कर दिया, जहां खड़े हैं जो पता है उससे डिवाइड किया, और जहां जाना है, अब आप बताएं कहां जाना है? प्रॉफिट निकालूं या कॉस्ट निकालूं? कॉस्ट निकालूं तो 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और इसी तरह से 50,000 डिवाइडेड बाय 130, और अगर मुझे चाहिए होगा प्रॉफिट तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा? तो
एक ये यूनिवर्सल टोटका भी चल जाएगा। एक तरीका इसको सॉल्व करने का। दूसरा तरीका, हम मार्कअप वाले फार्मूले को देख लें। कॉस्ट इंटू 1 प्लस मार्कअप इज इक्वल टू सेल्स। सेल्स हमें पता है, तो सेल्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस मार्कअप इज इक्वल टू कॉस्ट। तो कॉस्ट इज इक्वल टू सेल्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस मार्कअप। तो यानी 50,000 डिवाइडेड बाय 1.3, तो भी जवाब आ गया। तीसरा तरीका, मार्कअप को मार्जिन में कन्वर्ट कर दें। अगर परेशानी हो रही है कि किसको किससे अप्लाई करें, या C प्लस पी इक्वल टू एस लिखते हैं, इक्वेशन में पुट करते हैं। तो काफ़ी सारे तरीके हैं जो आपको कंफर्ट दे रहा हो। जी ठीक है जी, इन्होंने कहा जी इसका एक दफ़ा सोल्यूशन भी दिखा दें ताकि जो है वो लोगों की आंखें खुल जाए। ओए होए, चूंकि ये सॉल्यूशन जो है ना आपको ये देखें, आपके जज्बात को जहन में रखते हुए इंतज़ामिया ने हर तरह की वर्किंग आपसे शेयर कर दी। इंतज़ामिया सुपर जज्बाती है। मार्कअप से मार्जिन निकाल लिया, उस तरह से करके देख लिया, फार्मूले से करके देख लिया, सी पी एस और वो किससे डिवाइड करना है क्या पता है और कहाँ जाना है, उस तरीके से करके देख लिया। तो कोशिश ये करते हैं कि सॉल्यूशन बनाते हुए उसे काफ़ी कम्प्रीहेंसिव रखें, या इस तरह से उसको शॉर्ट वे में डिवाइड किया जाए कि हर चीज़ हर तरह से समझ आ रही हो। हम एक तरह से भी उसको कर सकते हैं, लेकिन चूंकि हम अल्टरनेट कई तरीके देख चुके हैं और आप में से किसी की कोई पसंद है, किसी की कोई पसंद है, तो इस तरह से सॉल्यूशन में जो है वो काफ़ी एफर्ट हुई है। तो ऐसे में ना इस कोर्स में आपको एक बड़ा फ़ायदा होगा। हमारे पास जो टीए भाई हैं ना वो सुपर जज्बाती हैं, वो जो है ना वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, तो आपको जो है वो उनसे काफ़ी मदद मिलती रहा करेगी। जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं उनको व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी काफ़ी, अब जो फिजिकल स्टूडेंट है वो व्हाट्सएप पे तो सवाल उस तरह से नहीं पूछ रहे होते, लेकिन हो सकता है ये भाई जज्बाती होकर कहते हैं सर ये फिजिकल वालों का भी व्हाट्सएप ग्रुप खोल दें, इनको आज़ाद कर दें, ये जितने मर्जी सवाल पूछना चाहें पूछें। तो ये भाई जो है वो पिछले काफ़ी अरसे से कॉस्ट में स्टूडेंट्स की ज़िंदगी आसान करते आ रहे हैं। और ख़ास तौर पे मैं व्हाट्सएप में ज़रा थोड़ा स्लो हूँ, मैं तो मतलब अपने मोबाइल तक बड़ी मुश्किल से पहुंचता हूँ, तो 100 तरह के मसलों मसाइल, लेकिन कहने का मतलब ये है कि काफ़ी डीपली कोशिश ये कर रहे होते हैं कि आपको साथ साथ, जैसे अभी भी उन्होंने कहा कि सर आपने ये दिखा दिया लेकिन एक दफ़ा सोल्यूशन दिखा दें, ताकि इनको हौसला हो जाए कि आपके साथ जो सोल्यूशन शेयर होगा वो कम्प्रीहेंसिव होगा, उसमें छोटी से छोटी चीज़ों को बड़े अच्छे तरीके से डिस्कस किया हुआ होगा। डन, वापस आते हैं। क्यूट सवाल नंबर 3। अ कंपनी सोल्ड 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट अल्फा एट अ प्राइस ऑफ 300 एंड अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 50। 300 रुपए पे बेचती है और प्रॉफिट कितना होता है 50 का। इफ कंपनी डिसाइड्स टू अर्न अ मार्कअप ऑफ 25% दैट एट विच प्राइस अल्फा शुड बी सोल्ड। ओए होए, ये सवाल देखने पहले आसान लगा, जब करना शुरू किया तो ये तो अजीब ही खिचड़ी बनी हुई थी। एंड पे टकरे मार के कहीं ना कहीं हम पहुंच गए। तो सबसे पहले शायर ने अंदाज़ा दिया है कि मार्कअप कितना है और मार्जिन कितना है, दोनों चीज़ें आपको बताया कि 300 की अगर बेचें तो प्रॉफिट कितना होता है 50। इसका मतलब क्या है कि कॉस्ट कितनी है 250। अब हमने यहाँ कॉस्ट छेड़ने की बात ही नहीं की, हम कहते हैं कि बताओ सेलिंग प्राइस के साथ क्या हो कि आपको इतना मार्कअप मिल जाए। तो कॉस्ट को हम कांस्टेंट रख सकते हैं 250, 25% हमें मार्कअप चाहिए, 250 का 25% यानी 25 का 25 625 62.5 हो जाएगा। तो 250 में 62.5 ऐड हो गया, तो ये समझ आ गई। और यूनिट एक ही दिया हुआ था, तो ये समझ आ गई कि हमारी सेलिंग प्राइस क्या होनी चाहिए। पता नहीं आप इतनी ही सहूलत से पहुंचे थे या नहीं पहुंचे थे।
आप पहले मार्जिन को मार्कअप में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हो या मार्कअप को मार्जिन में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हो, जबकि सवाल सीधा सा था कि ये प्राइस है, ये प्रॉफिट है। तो प्राइस और प्रॉफिट देने का मकसद था कि आप कॉस्ट तक पहुंच जाए। तो कॉस्ट आपके हाथ में आ गई, उन्होंने कहा ये इस कॉस्ट पे इतना मार्कअप हो तो बताओ कितने का बिके। तो आपने उसको मार्कअप से ऊपर एक्स्ट्रापोलेट किया और अंदाज़ा लगाया कि इतने रुपए की सेल होगी तो फिर इतना प्रॉफिट आ जाएगा। डन। अब नीचे जो सवाल है डिटेल सॉल्यूशन तो आपको मिलेगा, लेकिन मोटे मोटे उसके फैक्ट्स पे डिस्कशन कर लेते हैं ताकि नीचे बस एक लाइन लिखी हुई है वेरिएबल ओवरहेड्स आर 80%। तो वेरिएबल ओवरहेड्स पे आएंगे तो नीचे वाली चीज़ देखेंगे, या इसको मैं थोड़ा सा स्मार्ट कर लेता हूँ ताकि पूरा सवाल हमें नज़र आ जाए। मैं यहीं पे ही कर रहा हूँ सारा कुछ, दोस्त जागो। ठीक है, सही है। सवाल 2 सफ़ों पे फैला हुआ था, है बड़ा सवाल था। एक कंपनी है वो वेरियस प्रोडक्ट्स बनाती है। एक बड़ा सा सवाल जब नजर आता है ना तो एक दफ़ा देख लेना चाहिए कि वर्ड पे पूछ क्या रहे हैं। एवं सवाल दोबारा पढ़ना पड़ जाता है। सारा कुछ करते करते बंदा एक जहन में सोच रहा होता है, अचानक से नीचे एक अलग ही रिक्वायरमेंट आई हुई होती है। कैलकुलेट द बिड अमाउंट दैट एसएल शुड कोट टू अर्न अ 30% प्रॉफिट मार्जिन। बताएं वो क्या प्राइस कोट करे कि भाई इतने में ये चीज़ हमसे ले लो कि उसको 30% प्रॉफिट मार्जिन मिल जाए। इसका मतलब है हमें कॉस्ट की डिटेल दी हुई है और हमें ये भी बता दिए कि आप इतना मार्जिन कमाना चाह रहे हैं, तो कॉस्ट और मार्जिन को एडजस्ट करके हम वो अमाउंट पे पहुंच सकते हैं जिस अमाउंट पे हम इसको बेचेंगे तो हमें फ़ायदा होगा। अब कॉस्ट को क्या करना है, हर चीज़ को तोड़ लेना है। इन्फॉर्मेशन दी हुई है, वेरियस प्रोडक्ट्स हैं, कस्टमर के हिसाब से आपको एक ऑफर आई है कि 8000 यूनिट्स प्रोडक्ट ए के सप्लाई करने, A1 के सप्लाई करने। कितने यूनिट्स? 8000 यूनिट्स। हर यूनिट 3 kg मटेरियल X लगता है और 2 kg मटेरियल Y लगता है। हमने 2 मटेरियल ऐड कर दिए। अब बजाय इसके कि आप एक ही जगह ब्रैकेट में दोनों को कंपोजिट लेके चलें, आप कह दें मटेरियल X मटेरियल Y। जैसे हम लाइन आइटम नहीं बनाते थे यहाँ, तो एक लाइन आइटम मटेरियल X की बना दी, एक Y की बना दी, एक तरीका। दूसरा तरीका ये कि आप मटेरियल लिख के और आगे ब्रैकेट में सारी चीज़ें कवर कर दें। तो मल्टीपल प्रेजेंटेशन हो सकती हैं। सोल्यूशन देखेंगे तो उसमें आपको एक कंप्रीहेंसिव वर्किंग मिलेगी। इस वक्त हमने सिर्फ इसके स्टैट्स पर डिस्कशन करनी है। 50 रुपये पर केजी है मटेरियल X और ये लगता कितना है? 3 kg। इसका मतलब है 150 रुपीज़ पर यूनिट लगता है मटेरियल X। क्या मेरी बात समझ आ रही है? 80 रुपीज़ पर केजी Y लगता है और Y कितना लगता है? इसका मतलब है 160 रुपये पर यूनिट। ये डाटा दिया हुआ है केजी में। अगर मैं यूनिट्स को लेके चलूँ तो यूनिट्स के हिसाब से मुझे 160 रुपये उसमें कवर हो जाता है। 3% ऑफ लॉस इज इनकर्ड ऑन मटेरियल वाई ड्यूरिंग कैरेज इनवर्ड। जब आप मटेरियल लेके आ रहे होते हैं अपने पास तो 3% तो आपको लॉस हो जाता है। ये लॉस दोनों मटेरियल्स में, वाई वाले में। अब सोच के बताएं, वाई का जो मल्टीप्लाई करके जो जवाब आएगा 8000 मल्टीप्लाई बाय 160, तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई या डिवाइड करूं? 3% लॉस हो रहा है, डिवाइड कर दूं कितने से? 0.97 से। तो खूबसूरत बात यह है कि ये लॉस वाली कहानी आपको समझ आना शुरू हो गई है। जब नहीं बताया हुआ तो हमने क्या सोचना है? इनपुट। इनपुट का मतलब है आपने खरीदा कितना, आउटपुट का मतलब है आपने बनाया कितना। फैक्ट्री है ना, फैक्ट्री में इन कितना किया या आपने प्रोसेस में कितना इन किया और दूसरी तरफ से आउट कितना हुआ। तो आपकी जो परचेजिंग है वो आपका इनपुट है और जो आपकी प्रोडक्शन है वो आउटपुट है। मुझे प्रोडक्शन 8000 यूनिट्स की चाहिए, 8000 यूनिट्स के हिसाब से। तो 8000 यूनिट्स पे जितनी भी वाई की मेरी कॉस्ट लग रही है उसको मैंने 97% से डिवाइड किया ताकि मैं उस बड़ी कॉस्ट की तरफ चला जाऊं। एक बड़ी कॉस्ट लगनी थी, उसका 97% मेरी आउटपुट होनी थी। तो अब हमारे पास जब ये डाटा मौजूद है, आउटपुट मौजूद है कि हमें कितना चाहिए, तो हम उसको डिवाइड कर लेंगे। तो जब सवाल साइलेंट है कि वो इनपुट है या आउटपुट है, तो मैंने एक बात लिखी थी, आपने हमेशा उसको यही कंसिडर करना है कि वो नॉर्मल उसी तरह का लॉस है कि जो इनपुट पे लग रहा है। आउटपुट पे लॉस हो तो आपको याद होगा कि यहाँ मैंने एक ब्रेक लगाई थी थोड़ी सी। जी जी। अगेन सम टाइम ये मैच कर जाता है लेकिन सम टाइम ये मैच नहीं करता। बड़ा रेयर चांस होता है कि ये इस तरह से मैच कर जाए। अब आप ये कह रहे हैं कि ठीक है जी, हमने जितना बना रहे हैं हम 3% ज़्यादा बनाएंगे। 103 का
जो 3% लॉस है वो 3 नहीं होता, लेकिन 100 का 3% लॉस 3 होता है। तो इसलिए 1.03 और 0.97 असूलन डिफरेंट जवाब देने चाहिए। हो सकता है बहुत ही इत्तफाकन कुछ इस तरह के नंबर्स इन्वॉल्व हो गए हों, करके देख लें। 100% सेम आ रहा है, सोच लें, लिख लेते हैं सामने। हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, 8000 यूनिट्स हैं और एक यूनिट पे कितना लग रहा है, 80 इंटू 160। जरा इसको मल्टीप्लाई करें, क्या जवाब आता है, 1 to 8 और टेट्रा 0। अब एक क्लेम हमारे पास आया है कि अगर इसको 1.03 से मल्टीप्लाई करें या 0.97 से डिवाइड करें तो जवाब सेम है। ज़रा करके देखें, हो सकता है बहुत हसीन इत्तफाक हमारा वेट कर रहा हो। इससे किया आपने तो जवाब आया 18400। 0.97 से डिवाइड करें 1319587 88 कर लें। तो भाईजान ऐसे तो ना करें, डिफरेंस। हाँ नहीं, असल में वो अब आप जितनी छोटी अमाउंट पे मल्टीप्लाई कर रहे होंगे ना उतना नेग्लिजिबल डिफरेंस नज़र आ रहा होगा पॉइंट्स के बाद, लेकिन असल में ये 1.03% का मतलब है आप इसमें 3% बढ़ा रहे हैं। तो अगेन 100 का 3% अगर कम करना है तो वो 100 और 97 है। अगर आप 1.03 का 3% कम करेंगे, इसका 3% 3 नहीं है, क्योंकि 1 का 3 आ जाएगा 3%, और ये जो 03 लिखा हुआ है ना, इसकी वजह से एक छोटा सा डिफरेंस आ जाएगा जो बड़ी अमाउंट से मल्टीप्लाई होकर बड़े डिफरेंसेस जनरेट करेगा। मैंने इसीलिए पहले बड़ी अमाउंट निकाल ली। प्राइस पे करेंगे ना तो वो बिल्कुल कैलकुलेटर पे हल्का सा राउंडिंग ऑफ का फर्क नज़र आ रहा होगा। तो इसलिए उस दिन की अप्रोच हमने ध्यान में रखनी है कि इनपुट मल्टीप्लाई बाय 97% इज इक्वल टू आउटपुट, और ज़्यादातर हमें आउटपुट दिया हुआ होता है, हमें चाहिए कितना, तो जितना चाहिए उसको डिवाइड कर लें लॉस की परसेंटेज से, तो फिर हमें पता लग जाएगा कि हमें ख़रीदना कितना है। इसलिए हमने एक दिन इस पे इनपुट और आउटपुट की कैलकुलेशंस और परसेंटेजेस पे बात की थी। जी आउटपुट पे अगर लॉस हो, सवाल वहीं पे ही है और मैं दोबारा वहीं पे आ रहा हूँ। मैंने एक जगह पे जाके ब्रेक लगाई थी, मैंने कहा अब ये आउटपुट पे भी कुछ जगह लॉस होता है। फिर मैंने उसके आगे एक तारीखी जुमला कहा था, मैं कहता अभी थोड़ा सा अर्ली है, मतलब बड़ी मुश्किल से आपको लॉस समझ आया है इनपुट के साथ, और वो चीज़ जो मेजॉरिटी जगह इस्तेमाल होनी है वो समझ आई है। अब बजाय इसके कि हम उस वक्त एक नई डायमेंशन में डाल दें और हर सवाल को हम दो तरह से सोचना शुरू कर दें, तो मैंने कहा था कि इस वक्त मेरी अजम्पशन ये है कि इनपुट भी लॉस होगा। अगर किसी सवाल में ऐसा आ गया तो उस दिन हम देखेंगे कि उसको किस तरह से करना है। तो अभी तक मैंने आपको ये नहीं बताया कि अगर वो परसेंटेज उन्होंने आउटपुट पे दी हुई हो तो हम उसको क्या करेंगे। वो भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि कम से कम एक चीज़ पे तो हाथ सेट हो जाए ना, कि जब भी डाटा दिया हुआ है, प्रोडक्शन दी हुई है, हम उसको डिवाइड कर दें वो 1 माइनस लॉस की परसेंटेज से, तो हम पहुँच जाया करेंगे हमने ख़रीदना कितना है। तो ये 3% वाली एडजस्टमेंट समझ आई, ठीक है। तो अब ये लाइन आइटम यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है, सोल्यूशन आपसे शेयर हो रहा होगा, लेकिन मकसद टेस्ट को डिस्कस करने का है कि हम एक हर पॉइंट को डिस्कस कर ले कि उसका ट्रीटमेंट क्या था। ये बात सबको समझ आ गई। फिर क्या हुआ, A1 के तमाम यूनिट जो हैं वो 8 लेबर आवर्स इनिशियल प्रोसेसिंग के लिए लगाते हैं और उसके बाद 3 लेबर आवर्स फिनिश करने के लिए लगाते हैं। शुरू में उसे प्रोसेस करना है तो इनिशियली आपको 8 घंटे चाहिए और बाद में उसे फिनिश करना है। तो हमने सोचा बड़े अरसे से आप लेबर की एक लाइन देखते आ रहे हैं तो लेबर में 2 लाइनें डाल दें। इनिशियल लेबर आवर्स पे 30 रुपया लगता है और फर्दर लेबर आवर्स पे 15 रुपीज़ पर आवर लगता है। तो असूलन एक यूनिट की जब मैंने कॉस्ट निकालनी है तो वो कितनी निकलेगी, हर एक यूनिट पे 8 आवर्स इस रेट से लग रहे हैं और 3 आवर्स, तो 8 इंटू 30 और फिर 8 इंटू 15, इन दोनों को ऐड कर दिया तो हमारे पास एक यूनिट की कॉस्ट आ गई।
उसको हमने फिर 8000 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसमें और कोई कहानी तो नहीं नजर आ रही? क्लियर? ये बात समझ आई है कि लेबर के दो कैटेगरीज के रेट दे दिए। यूं समझें कि ये स्किल्ड का रेट दिया हुआ है, या अनस्किल्ड का रेट दिया हुआ है। स्किल्ड के आज 8 हैं, अनस्किल्ड के 3 हैं। आप इसको यूं भी सोच सकते थे। लेबर में जिस तरह से हमने दो कैटेगरी में आई थी ना, स्किल्ड और सेमी स्किल्ड, आप इस तरह से भी कर सकते हैं। लेबर में कहते हैं इनिशियल लेबर आज, उसके आगे लाइन आइटम फर्दर उसमें। और अगर बहुत ज़्यादा सियाने हैं तो एक दफ़ा ब्रैकेट लगा के आपने कहा दिस इंटू 8 प्लस दिस इंटू 3 और जवाब एक दफ़ा निकाल लिया। तो ये दो को अलग से हमने प्रेजेंट किया हुआ है सोल्यूशन में, लेकिन ये है कि आप इसको किसी भी तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। देन इसको लगा कि हम कुछ नहीं कर रहे। देन वेरिएबल ओवरहेड्स। सवाल ने फिक्स ओवरहेड का जिक्र ही नहीं किया। क्या करें अब? खुद से ज्यूम करके लिख देते हैं। जितना सवाल हमें इंफॉर्मेशन दे हमने उतना खेलना है। तो होगा कोई ऐसा बिजनेस जिसमें सिर्फ वेरिएबल ओवरहेड होते होंगे, तो जब सवाल खामोश है तो हमने भी खामोश रह रहे। वेरिएबल ओवरहेड्स कितने? अच्छा, वेरिएबल ओवरहेड्स क्या होता है? समटाइम नंबर ऑफ यूनिट्स पे दिए हुए होते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि समटाइम ये केजीज पे या आर्स या इस तरह से भी होते हैं। यहाँ शायर ने एक जुमला लिख दिया, वेरिएबल ओवरहेड्स आर 80% ऑफ डायरेक्ट लेबर आवर्स फॉर इनिशियल प्रोसेसिंग। जितना डायरेक्ट लेबर आवर की कॉस्ट बनती है इनिशियल प्रोसेसिंग की, उसका 80% वेरिएबल है। फंस गए? इसका मतलब है कि नीचे हमें इसकी ज़रूरत थी अलग लाइन आइटम की, तो हमें ऊपर दो अलग अलग लाइन आइटम्स बनाने चाहिए थे। और फिर जो हमारी कॉस्ट इनिशियल लेबर आवर्स की टोटल आई, उसको 80% से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास वेरिएबल। तो इस सम टाइम वेरिएबल ओवरहेड देते हुए आपको कोई ना कोई बेंचमार्क अलग दे सकते हैं। समटाइम वो कह सकते हैं वेरिएबल ओवरहेड आर ₹2 पर लेबर आवर। हो सकता है वो कहते हैं वेरिएबल ओवरहेड्स आर इतने % ऑफ क्वांटिटी कंज्यूम। ओवरहेड्स के ऊपर हमने ज़्यादा बात नहीं की थी अभी तक मैथ की डिस्कशन में। आज इंशाल्लाह जो चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं वो ओवरहेड्स ही है। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे कि ओवरहेड्स में क्या क्या चीज़ें चलती हैं। क्या ये क्लियर है? सोल्यूशन आपके पास कंप्रीहेंसिव पहुंच जाएगा। यहाँ तक सब समझ आ रहा है? आखिरी चीज़ की तरफ चलते हैं। एक बात सही सही बतानी है, टाइम पे ख़त्म हो गया था। 2-2.5 यस आए, टाइम से पहले हो गया था। ठीक है, उन्होंने कहा सर चूंकि टाइम से पहले हो गया था तो जो है ना, नहीं जी, खूबसूरत ऑलपर्स लिमिटेड का डाटा इन्होंने उठा लिया और जो है वो ऑलपर्स के ऊपर कैलकुलेशन करवा डाली। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन पता नहीं क्या है, पता नहीं क्या है। 1 मिनट टाइम पे ज़रा पढ़ लेते हैं वो क्या कह रहे हैं। डिटरमाइन द सेल्स ऑफ ऑलपर मिल्क फॉर नेक्स्ट ईयर। अगले साल की सेल अंदाज़ा लगाना है। इसका मतलब है हमारे पास कुछ किसी साल का डाटा होगा, कुछ वैरायटियाँ दी होंगी और हमने अगले साल तक पहुँचना होगा। सेल्स इस वक्त कितनी हो रही है? 2.5 लाख यूनिट्स की सेल हो रही है और रुपीज़ इन मिलियन हम इतना कमा रहे हैं। अगर यहाँ एक लेड पेंसिल मेरे पास होना तो मेरा फ़ौरन से दिल करे कि मैं यहाँ पे पर यूनिट प्राइस भी निकाल के एक दफ़ा लिख ही डालूँ। एमिंग मतलब काम आ जाती है जगह जगह। कितनी पर यूनिट बनती है? 32.5। ठीक है, जो पर यूनिट आई वो अगर एक दफ़ा यहाँ हल्का हल्का सा उसको लेड पेंसिल से लिख लेना तो हौसला होता है कि मैंने सवाल को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया। अच्छा जी, मटेरियल आपको पता लग गया 1200 पर केजी है और 3000 मिलियन है, तो वो भी आपको पता लग जाएगा कि केजीज कितने लगे। डायरेक्ट लेबर वेरिएबल, अच्छा वेरिएबल ओवरहेड किस तरह का दिया हुआ है? 50% ऑफ डायरेक्ट लेबर, और ये डायरेक्ट लेबर दी हुई है 1500 और ये 50% है। तो एक कहानी आसान सी समझ आ गई कि कैलकुलेशन करें लेबर की और बस उसका 50% लगा दें, अनलेस के सवाल ने कोई और वैरायटी ना कराई हो। फिक्स ओवरहेड 250 के, प्रॉफिट 2500 मिलियन है। नो ओएल हैज़ डिसाइडेड टू टेक फॉलोइंग मेजर। ये डाटा दिया हुआ है, इस डाटा के साथ कुछ खिलवाड़ वो हमें करवाने लगे हैं। तो सबसे अच्छा होता है कि एग्जिस्टिंग डाटा को आपने पहले देख लिया है कि उसके पर यूनिट और फलाना फलाना क्या है, बस वो डाटा पकड़ने स्टार्टिंग आपकी वहाँ से होगी। जैसे हम नहीं सवाल में करते थे, स्टार्ट किया 80,000 से, लाख से, और उसके आगे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया उन वेरिएबल से। क्या करने लगे? प्रोडक्शन वॉल्यूम 8% से इंक्रीज हो जाएगा। इनमें से किस किस लाइन आइटम को फ़र्क पड़ेगा? फिक्स ओवरहेड के अलावा हर चीज़ में 1.08 तो एक आ जाना चाहिए। अच्छा,
OL has decided to replace 30% of material by a substitute material X3 per kg. Price of X3 is 1050. ओए, हमें तो लेबर की रिप्लेसमेंट समझ आती थी, तो मटेरियल की रिप्लेसमेंट आ गई। वैसे ही करेंगे, सीधी सी बात है। 30% मटेरियल रिप्लेस हो जाएगा, तो इसका मतलब है कि जो एग्जिस्टिंग मटेरियल है उसको मैं एग्जिस्टिंग नाम दे दूं और उसके साथ 70% मल्टीप्लाई कर दूं, और फिर जो नया वाला मटेरियल है उसको पिछले वाले का 30% बता के, और उसमें पर केजी जो है वो प्राइस इतनी है। सवाल ने ये नहीं बताया कि वो मटेरियल एक यूनिट पे कितने केजी लगता है, लेकिन सवाल ने हमें ये भी नहीं कहा कि उसकी कंजम्पशन डिफरेंट है। उन्होंने कहा बस मटेरियल को मटेरियल से रिप्लेस कर दें, तो उसका 30% ये निकलेगा और इसको इस नए वाले रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये बात समझ आ रही है? 30% of direct labor would be replaced by new labor which will work 12% more efficiently. 30% रिप्लेस हो जाएगी नई लेबर के साथ, तो इसका मतलब है ये वाली लेबर का हम 70% ले लेंगे और नई लेबर पिछली वाली का 30% होती, लेकिन अब ये फास्ट है, ये 12% कम टाइम में ख़त्म कर लेगी। 0.88 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 88% ऑफ द टाइम में कवर कर लेंगे। ये बात समझ आई? 12% एफिशिएंसी का मतलब है कि ये 12% जल्दी काम ख़त्म कर लिया करेंगे, तो इनके आर 100% नहीं 88% लगेंगे। तो डाटा को 0.88 से मल्टीप्लाई कर लिया। 30% ऑफ, अच्छा ये हो गया। इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन ऑल कॉस्ट एक्सेप्ट मटेरियल वुड बी 10%। तो एक बात हमें समझ आ गई कि अब वो जो लाइन आइटम हम लिखते जा रहे हैं उसमें अब 10% मटेरियल को छोड़ के हर जगह 10% ऐड हो जाएगा, और ये 10% इस पर भी ऐड होगा। ये चाहते हैं कि सेम ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन रखें, लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन तो बताया ही नहीं इन्होंने। अब क्या करें? डाटा तो दिया हुआ है, प्रॉफिट भी दिया हुआ है, सेल्स भी दी हुई है, तो हमें पता लग जाएगा कि 2500 को 8000 पे डिवाइड करें तो हमारे पास मार्जिन आ जाता है। जी सर, ये जो इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट है 10%, जी जी, जो वेरिएबल ओवरहेड उन्होंने बताया 50% डायरेक्ट लेबर की है, ठीक है। जब हमने डायरेक्ट लेबर पे इम्पैक्ट डाल दिया 10%, जब उसको फिर 50% निकालेंगे दोबारा तो इम्पैक्ट नहीं डालेंगे। ठीक है जी। अब अगेन अगर आप डायरेक्ट लेबर जो है वो वेरिएबल ओवरहेड अलग से नहीं निकाल रहे इस तरह की इतने से उतने से मल्टीप्लाई करके, तो सवाल ने आपको एक आसान नुस्खा बता दिया है कि जो आपका वेरिएबल ओवरहेड्स है वो उसका 50% है डायरेक्ट लेबर का। तो जो डायरेक्ट लेबर का जवाब आपका फाइनली निकल आए उसका 50% ले लें, ज़िंदगी आसान हो जाएगी, रादर देन कि हम उसमें दोबारा से इन्फ्लेशन और उसमें दोबारा से प्रोडक्शन वॉल्यूम और वो सारी चीज़ें करें। क्योंकि उन्होंने ये नहीं कहा कि पर यूनिट इतना है, उन्होंने कहा जितनी भी लेबर होगी ना उसका 50% वेरिएबल ओवरहेड होगा। तो लेबर निकाल लिया, उसके ऊपर सारी वैरायटियाँ लगा दी और फिर जवाब आ गया। अच्छा, और फिर डायरेक्ट लेबर का 30% रिप्लेस होगा, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि ये न्यू लेबर कोई इनडायरेक्ट लेबर होगी या कोई और तरह की लेबर होगी, तो टोटल जो लेबर कॉस्ट है उसके साथ हम 50% करके कवर कर लेंगे। कुछ लोग अजीब अजीब सी नज़रों से देख रहे हैं, चूँकि वो आज पहले दिन आए हैं। एक दो लोग, एक तो ये वाले भाई पहले दिन आए हैं, उसके अलावा आप दो में से कौन है जो पहले दिन आया है? ठीक, तो आपको तो पता ही नहीं चल रहा कि हो क्या रहा है। भाईजान हमने मैथ कर के जो है वो, और ये सारी चीज़ें ये टिपिकली तकरीबन हर सवाल इनमें से ऐसा है कि आधा कॉस्ट का सवाल हो, और इसी तरह की कैलकुलेशन बार बार रिपीट होंगी, और जेन्युइनली उस वक्त आपको एहसास होगा कि काश वो मैथ वाले वीक में मैं बहुत एक्टिव रहता। तो कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग मौजूद होगी। और जो कम्बो वाले स्टूडेंट हैं, जो ऑनलाइन वाले हैं, वो तो खैर मतलब बहुत ही स्लो चल रहे होंगे, लेकिन जो कम्बो वाले स्टूडेंट हैं वो किसी भी टाइम पे पलट के वो मैथ वाली जगह पे जाके उसको तैयार कर सकते हैं। सेकेंड एडजस्टमेंट ये वाली 30% मटेरियल रिप्लेस हो जाना है एक नए मटेरियल से। एग्जिस्टिंग मटेरियल पकड़ा, उसको 70% के हिसाब से सारी कैलकुलेशन कर देंगे। फिर नया मटेरियल पकड़ेंगे, ये 1200 पर केजी था और 3000 मिलियन जवाब था, तो केजीज कितने निकले? अगर मैं इसको इससे डिवाइड करूं, 2.5 मिलियन केजीज,
तो 2.5 मिलियन केजी हमारे पास आ गया जो इस पे लग रहा था। पर केजी प्राइस है 1200, तो 2.5 मिलियन केजी रिक्वायर्ड था इस चीज के लिए। अब अगर उसका 30% लें 750,000 केजीज, उस केजी को इस वाले रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब सवाल ये है कि नए मटेरियल की प्राइस इन्फ्लेट करें या ना करें। इम्पैक्ट ऑन इन्फ्लेशन ऑन ऑल कॉस्ट एक्सेप्ट मटेरियल, सवाल ने वाज़ेह और वाजगाफ अल्फाज में जिक्र किया। अच्छा, पिछली कैलकुलेशन में मैंने कोई ख़ास काम की बात मिस तो नहीं की। मैंने पिछले केजी पकड़े, उसका 30% लिया और उसको रेट से मल्टीप्लाई कर दिया। क्या उसमें कोई इजाफा तो नहीं हो रहा किसी वजह से? प्रोडक्शन हमारी बढ़ रही है। ये जो 1.08 आपने सारी वेरिएबल कॉस्ट के साथ मल्टीप्लाई करना है वो इसमें। अगेन अगर आप देखें तो सॉल्यूशन में उसको कंप्रीहेंसिवली डिस्कस किया हुआ है, लेकिन ये जैसे 4 है उसको तोड़ तोड़ के कि किसको किससे मल्टीप्लाई करके किसको किससे डिवाइड करके, और आगे अगर आप देखें तो मार्क्स की एलोकेशन भी लिखी है, ताकि पहले ही दिन से आपको स्टेप्स का समझ आ जाए कि हर स्टेप के अलग अलग नंबर हैं, और आप फिर देखें कि मेरी जो चीज़ मिस हो रही है वो इतने से मेरे मार्क्स मिस हो रहे थे। तो ये इस तरह से कैलकुलेशन, एग्जिस्टिंग इतना, सब्सटीट्यूट इतना, इसका इतने परसेंट का उतने परसेंट का उतना, ये सारी कैलकुलेशन इस तरह से ज़रा थॉरोली दी हुई है, ज़रा ज़्यादा फैला फैला के, ताकि आप जो है वो उसमें परेशानी फील ना करें। उन लोगों के लिए जिन्होंने पहला हफ्ता बड़े जोशो खरोश से अटेंड किया, सारी चीज़ें समझी देखी, अब आपको लॉस की कैलकुलेशन आती है। आपको अगर मार्जिन दिया हुआ और डाटा किसी और तरह से दिया हो तो उसे हर तरह से खेलना आता है। आपको अगर कोई चीज़ इंक्रीज़ हो रही है तो उस इंक्रीज़ हुई हुई चीज़ को, अगर वो मल्टीपल चीज़ें हैं, रेट भी बढ़ रहा है, क्वांटिटी भी बढ़ रही है, फलाना भी बढ़ रहा है, तो उनको एक लाइन में खेलना आ गया। तो इसका मतलब ये है कि हम लोग अपने अल्फ़ाबेट्स पक्के कर चुके हैं। अब ये हमारे अल्फ़ाबेट्स जगह जगह बहुत सारे एसेज में इस्तेमाल होंगे, और ऐसे में जो आज आए हैं उनको क्या पता कि अल्फ़ाबेट्स क्या होते हैं। होए चलें जी, फिर आप लोगों की जो ख्वाहिश थी कि कॉस्ट अकाउंटिंग बाकायदा शुरू होती नज़र आए, शुरू होने से पहले पहले हमने 2 तो पास पेपर के सवाल भी कर लिए। अभी तो शुरू ही नहीं हुई थी, तो शुरू हो गई तो क्या होगा। भाई कुछ कहना चाहते हैं? जी जी, इसके सामने अमाउंट, हाँ ये 750 मिलियन उन्होंने तो टोटल कॉस्ट बताने के लिए बताई ना, लेकिन हम एक दफ़ा मजीद अंडरस्टैंडिंग देख लेते हैं। क्या ये 750 मिलियन 1500 मिलियन का 50% है? इसका मतलब है कि अब बड़ी आसान सी कहानी हो गई, मैं सारी वैरायटी लगाऊं डायरेक्ट लेबर पे और वेरिएबल के साथ कुछ ना करूं, जो एंड पे जवाब निकले उसको 50 से मल्टीप्लाई कर दूं 50% से, और सीधा सीधा वेरिएबल ओवरहेड आ जाए। तो हमें दुआ करनी चाहिए कि वेरिएबल ओवरहेड की अपनी साइंस ना बताएं, बस इसी तरह के किसी फैक्टर से कह दें इसका इतने % ले लेना। वो ऐसा क्यों कहते हैं ये अब हम अपने ओवरहेड्स के चैप्टर में इंशाल्लाह ताला देख रहे होंगे। देखिए, डायरेक्ट लेबर पे जब आपने सारा काम कर लिया होगा तो उसमें आपने इन्फ्लेशन भी लगा दी होगी। नहीं, असल में जब डायरेक्ट लेबर अगर इन्फ्लेट हो गई है तो उसका 50% भी इन्फ्लेटेड होगा। भाई वो 100 था और ये उसका 50% था, 50 हो गया। फर्ज करें वो 100 से इन्फ्लेशन की वजह से 110 पे चला गया, तो 110 का 50% भी 50 नहीं होगा, 55 होगा। तो टेक्निकली ये जो 50% डायरेक्ट इस पे लगेगा ना, तो इसके अंदर जितने भी फैक्टर्स है ना, नंबर ऑफ यूनिट्स, रेट, वो सब ऑटोमेटिकली इसमें एडजस्ट हो जाएंगे। तो पेपर में हमें दुआ करनी चाहिए कि वो ओवरहेड के बारे में इस तरह की एक लाइन आइटम दे दिया करें, ये उसका उतने % है, फिर हमारी ज़िंदगी आसान हो जाती है, उस पर अलग से कुछ नहीं करना पड़ता, किसी भी एक फाइनल जवाब से हमने मल्टीप्लाई कर देना होता है। जी, ऑल डन। अगेन अभी आपने सोल्यूशन को देखना होगा। सोल्यूशन जो है वो हम ग्रुप में कब शेयर कर रहे होंगे? हम आज शेयर कर देंगे, हम आज शाम में शेयर कर रहे होंगे। थोड़ा सा इसको मज़ीद सोल्यूशन वगैरह को फॉर्मेट वगैरह करके तो आपको शाम तक शेयर कर रहे होंगे। कोई कन्फ्यूजन हो अगले दिन आप उस सोल्यूशन में भी पूछ सकते हैं, ये वाला लाइन आइटम इस तरह से क्यों लिखा। क्वेश्चन नंबर 1 रिपीट कर दें, उसमें पॉइंट ऑफ प्रॉब्लम कहाँ पे है? ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन के साथ क्या होगा? सबसे पहले तो ये आसान था
क्वांटिटी सोल्ड, मैं कहता हूं कि जब भी हम कोई भी कुर्सी बेचते हैं तो हमें 30% प्रॉफिट होता है। तो अगर हम 5 के बजाय 10 कुर्सियां बेचें तो हमें कितने % प्रॉफिट होगा? उतना ही। जब हमारा मार्जिन ही 30% है, हर कुर्सी बेचने में हमें 30% मार्जिन है, तो मैं 10 कुर्सियां बेचूं, 5 बेचूं, 25 बेचूं, उतना ही मार्जिन है जी। ये ग्रोस मार्जिन की परसेंटेज पूछी हुई है या वैसे ग्रोस मार्जिन प्रॉफिट पूछा हुआ है? जी, अब अगेन यहाँ पे अगर खाली ग्रॉस मार्जिन की हम बात करें, अमाउंट की बात करें, तो जवाब डिफरेंट तरीके से आ सकता है। परसेंटेज की बात करें तो जवाब डिफरेंट तरीके से आ सकता है। मजीद गहराई में उतरें, फिक्स कॉस्ट की बात करें तो यहाँ जवाब डिफरेंट हो सकता है। सवाल ने ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दी और ज़्यादा नंबर भी नहीं दिए, ताकि आपसे बस बेसिक मोटी मोटी आपकी अंडरस्टैंडिंग लेने की कोशिश की जाए। तो आप सोल्यूशन देखेंगे तो आपको एक सिंपल से उसमें समझ आएगा कि हम उसको किस तरह से कर रहे हैं। ऐसे में जब कॉस्ट अकाउंटिंग में एक सवाल दिया और डाटा ज़्यादा ना दिया हो तो दिस इज़ गुड। आप अपने हिसाब से अजम्पशन लेके आप कर दें इसको अमाउंट के हिसाब से, और नीचे एंड पे एक नोट लिख दें कि इट इज़ एज्यूम्ड कि यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस मार्जिन अमाउंट की बात हो रही है। जब कॉस्ट का सवाल साइलेंट हो या वो आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा हो और एक अहम इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए हो और एक चीज़ को आप परसेंटेज या उस तरह से वो कर सकते हैं, तो आप अगर नोट दे देंगे तो एग्जामिनर को उस नोट से समझ आ जाएगा कि गलती बच्चे की नहीं है, हमारे सवाल के अंदर थोड़ा सा ऐसा वो था, मार्जिन था, ग्रे एरिया था, जिससे इस बच्चे ने ये मतलब निकाल लिया, फलाना बच्चे ने कुछ और मतलब निकाल लिया। तो ये क्वांटिटी वाली बात समझ आई। सेलिंग प्राइस अगर बढ़ती है, देखें कुर्सी मेरी बनती है 1000 रुपये की, मैं बेचता हूँ 1500 रुपये की, तो मुझे प्रॉफिट होता है 500, तो मुझे 33% मेरे पास मार्जिन है। 1500 की बेचता हूँ, ठीक है, कॉस्ट तो वहीं खड़ी हुई है 1500 पे, वो 1000 पे। अगर मेरी सेलिंग प्राइस 1500 से बढ़ती है तो मेरा जो दरमियान का मार्जिन है वो बेहतर होता चला जाता है। पहले मैं 500 प्रॉफिट कमा रहा था, अब अगर मैं 1700 की कुर्सी कर दूं, 2000 की कर दूं, तो जितनी मैं उसकी प्राइस बढ़ाऊंगा उतना मेरा प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएगा। डन? कोई कंफ्यूजन? चलें आगे, ठीक है। और जो लोग बाद में आए हैं उन्होंने अब जो है थोड़ा सा पिछले हफ्ते को ना पढ़ के आपका कोई एग्जैक्टली टॉपिक मिस नहीं हुआ, लेकिन आपकी पूरी कॉस्ट अकाउंटिंग मिस हो गई। तो कोई टॉपिक मिस नहीं हुआ, लेकिन अब आगे जब भी आपके साथ वाली कुर्सी पे बैठे हुए भाई एक लाइन में जवाब निकाल रहे होंगे तो आप 6 लाइनों में जवाब निकाल रहे होंगे, तो उस वक्त आपको पता लगेगा कि आपने कुछ अहम मिस कर दिया। ऐसा नहीं है कि वो अभी नहीं करेंगे तो अगले कॉन्सेप्ट नहीं समझ आएंगे अगले कॉन्सेप्ट समझ आते चले जाएंगे, लेकिन आपकी रफ्तार बेहतर हो जाएगी और आपको कम टाइम में ज़्यादा कैलकुलेट करने की आदत बन जाएगी। तो अगर आप थोड़ा सा लेट आए हैं तो आइडियली फिर आपको, अगर आप कम्बो बैच के हैं जी बिल्कुल, मैं अब एंड पे उस तरफ ही आने लगा था, वो आखिरी हल है। अगर आप कम्बो के स्टूडेंट हैं फिर तो मसला ही कोई नहीं, कम्बो स्टूडेंट फिजिकल के साथ ऑनलाइन में भी इनरोल होता है। अगर आपने खाली फिजिकल में एडमिशन लिया था तो फिर ये पहले हफ्ते ही छुट्टी क्यों की? मतलब एक बच्चा जो मानता है कि मैं फिजिकल ओनली, मैं तो इतना रेगुलर बच्चा हूँ कि मैं खाली फिजिकल लूँ क्योंकि मैं तो छुट्टी नहीं करता, और ये कह के पहला हफ्ता छुट्टी कर डाली। तो जिसका स्टार्ट में से ही इरादा इतना डामाडोल है उसको असूलन कम्बो में जाना चाहिए। ये जब बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, इसीलिए हमने एक अलग प्रोडक्ट रखी फिजिकल ओनली, कि अगर एक बच्चा ये कहता है कि मुझे अगर ऑनलाइन लेक्चर मिल गया तो मैं आहिस्ता आहिस्ता सुस्त हो जाऊंगा, तो मुझे वो ऑप्शन अवेल ही नहीं करनी, तो वो फिजिकल ओनली के पैसे जमा कराए। अच्छा, जिसने अवेल नहीं करनी उसने इसीलिए अवेल नहीं करनी कि वो क्लास सीरियस हो के ले, और अब वो क्लास में भी नहीं आ रहा, फिर तो गलत बात है ना, फिर उसे क्लास में ज़रूर आना चाहिए। यानी इसका मतलब है कि इरादे में और एग्जीक्यूशन में फ़र्क है। बंदा कहता नहीं है मैं ऑप्शन जो है ना वो ये ऐसे ही है जैसे आप कहेंगे जी मैं अब पढ़ूंगा, मोबाइल बाहर के कमरे में रखा, कमरे में आए, उसको ताला लगाया और चाबी जो है वो ऊपर अलमारी में ऐसे वो कपड़ों की अलमारी खोल के ना यूं करके फेंक दी। क्या मैं 2-3 घंटे बाद पढ़ाई ख़त्म करने के बाद ऊपर जाऊंगा, ढूंढूंगा और फिर उसको अपने आप को मुशक्क़त में डाला कि ठीक है अब मैं पढ़ूंगा। पढ़ने बैठे अचानक से याद आया कि जब मैं मोबाइल रख रहा था तो टू टू की आवाज़ आई थी उसमें से।
अब ये फलाना की फलाना के फलाना वो वाली नोटिफिकेशन ना हो जिसमें मुझे फ़ौरन से जाके जवाब देना है। तो अब आपने अपनी किताब बंद की और ऊपर जाके अलमारी में से वो चाबी ढूंढी और जाके दरवाज़ा खोल लिया। तो ये कंट्रोल जो इंसान के अपने आप को ना रोक सकें, बेकार कंट्रोल्स होते हैं। असूलन चाबी दरवाजे के नीचे से बाहर फेंक देनी चाहिए थी और आवाज़ लगानी चाहिए थी, अम्मी मैं पढ़ने लगा हूँ, 2.5 घंटे बाद आपने दरवाज़ा खोलना है। गेम प्रॉपर ओवर करनी है फिर। तो जब फिजिकल वो करना है ना, जब फिजिकल बैज ऑप्ट करना है तो फिर उसके लेवल की डिटर्मिनेशन भी शो करनी है। नहीं तो ये कमर्शियल कॉलेजेस जो है आपके जज्बात का फ़ायदा उठाएंगे, आपसे इजाफी 3,000 रुपये बटोर लेंगे और जो है वो आप, हमने वो ऑप्शन रखी इसलिए, देखिए मैं हमेशा ख्वाहिश करता हूँ कि लोग सिर्फ फिज़िकल आएँ और सारी क्लासेस रेगुलर पढ़े, ये मेरी ख्वाहिश है। बट एक पॉपुलेशन के डायनामिक्स होते हैं, वो क्या है कि बच्चे आहिस्ता आहिस्ता बीच में कमज़ोर पड़ जाते हैं और इसलिए हमने उसको एक नॉमिनल से डिफरेंस में एक ऑनलाइन खुद से ऐड कर दिया। हमें वारा नहीं खाता, मतलब हमें नुकसान है इस चीज़ से। एक ऑनलाइन स्टूडेंट पे इतना सा इंक्रीमेंटल कॉस्ट नहीं होती, लेकिन और जिसकी वजह से हमें सारी क्लासेस में कैमरे और ये वो अच्छा खासा उससे गुजरना पड़ता है। लेकिन पॉइंट ये है कि हमें पता है कि जो लोग इरादा करते हैं ना पहले दिन, वो हफ्ते 1.5 हफ्ते तक होता है। तो मैंने इसलिए ना पहले हफ्ते को उस तरह के टॉपिक पे लेके रखा जिससे आपकी वैल्यू एडिशन हो जाए। हमने कॉस्ट अकाउंटिंग का कोई टॉपिक नहीं किया, हमने मैथ की है, वो मैथ जो कि आपके अंदर के इंसान को थोड़ा तेज़ बना सकती है। ठीक है जी। बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग से हम बाहर निकल रहे हैं और हम कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बात कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले जो हमारी डिस्कशन होनी है वो ये है कि व्हाट इज़ फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड व्हाट इज़ कॉस्ट अकाउंटिंग। इसमें ऐसा क्या है कि ये मुझे पसंद है और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ऐसा क्या है कि मुझे उससे नफरत है। अकाउंटिंग की वाहिद किस्म जो जिसमें दिमाग इस्तेमाल होता है वो कॉस्ट है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में दिमाग थोड़ी इस्तेमाल होता है, स्टैंडर्ड ने ऐसे कैसे कर दो, स्टैंडर्ड ने ऐसे कैसे कर दो। इधर आप देखें एक ही सवाल 4 अलग लोग 4 तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। तो कॉस्ट और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या फ़र्क है, मुझे हाजरीन से जानना है। हाँ भाई हाजरीन जी। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है वो एक्रूवल बेसिस पे होती है, उसमें एक अकाउंटिंग की एक बेसिस होती है एक्रूवल बेसिस, जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग में कैश बेसिस चलती है। एक डिफरेंस बताने की कोशिश की। कॉस्ट अकाउंटिंग होती है वो बेसिकली एक्सटर्नल जो डिसीजन मेकिंग के लिए होती है फैक्ट्री के अंदर, जो आपको कॉस्ट को डिवाइड करना है। ठीक है। और जो अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग है वो उसके एक्सटर्नल मामला के लिए होती है। ठीक है जी। इन्होंने कहा कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग बाहर की दुनिया को दिखाने के लिए होती है कि ये हमारी कंपनी की सेल्स हैं, ये रेवेन्यूज़ हैं, ये प्रॉफिट हैं, ये डिविडेंड है, ये ईपीएस है, ये फलाना, इस तरह से करके। तो जब आप एक्सटर्नल यूज़र्स की बात करते हैं या मेजर यूज़र्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात करते हैं तो उनके लिए आप करते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग आप करते हैं अपनी फैक्ट्री के लिए, अपनी प्लानिंग के लिए। हम कितनी कॉस्ट रखें, देखिए सारे सवाल क्या हैं, बताओ प्राइस क्या रखें, बताओ कॉस्ट कितनी बढ़ जाएगी। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में आप अपना इंटरनली अपनी फैक्ट्री के अंदर जो बातें चल रही हैं उसको देखते हैं। तो इसका मतलब है कॉस्ट अकाउंटिंग का यूज़र है इंटरनल मैनेजमेंट और फाइनेंशियल अकाउंटिंग का यूज़र है आम जनता, स्टेक होल्डर्स, यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो इसका मतलब ये है कि फिर कॉस्ट अकाउंटिंग में हम जो है अपने इदारे को इम्प्रूव करने के लिए काम कर रहे हैं और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम दुनिया को बस डिस्प्ले कर रहे हैं कि व्हाट वी आर डूइंग। और क्या फ़र्क होगा फिर? कॉस्ट अकाउंट्स जो है वो कोई बहुत ज़्यादा लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन फाइनेंशियल अकाउंट्स बनाना या टैक्स वगैरह की वर्किंग करना और ये सारी चीज़ें की लीगल रिक्वायरमेंट भी है। कॉस्ट में कुछ फ्यूचर की प्लानिंग, कुछ प्रोजेक्शंस, कुछ इस तरह की बातें भी होती हैं, जबकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन पे चलती है। पता नहीं ये वाला लफ्ज़ आपने देखा या नहीं देखा, FR1 में कहीं जिक्र हुआ होगा या इंट्रो में, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। ये क्या चीज़ होती है? पास्ट डाटा होता है कि हाँ भाई ये एंट्री हो गई है, ये सेल हो गई है, ये परचेज हो गई है। तो फाइनेंशियल अकाउंटेंट जो है वो जो हो गया काम उसको रिकॉर्ड करता है, कॉस्ट वाला बजटिंग भी करता है, एनालिसिस भी करता है, वर्किंग्स करता है, प्लानिंग्स करता है जी। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्डाइज होती है, कॉस्ट अकाउंटिंग के उतने स्टैंडर्ड पैटर्न नहीं होते। फैक्ट्री टू फैक्ट्री, पर्सन टू पर्सन ये वेरी कर सकते हैं। किताब से पूछते हैं।
मैंने आपको बताया था कि मैं आईकेएप की किताब में से बीच बीच में थ्योरेटिकल डिस्कशन इस तरह की चीज़ों के क्लिप्स उठा के डाले हुए हैं, तो इन हैंडआउट्स में आपको मिल रहे होंगे, और जब भी हम इस तरह का कोई भी हैंडआउट डिस्कस करेंगे वो आपको साथ साथ ग्रुप में शेयर भी हो जाया करेगा इंशाल्लाह। फाइनेंशियल अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग, पर्पज़, इसका पर्पज़ है फाइनेंशियल पोजीशन कम्युनिकेट करना, उसका पर्पज़ है डिसीजन मेकिंग। ये बात समझ आ रही है? उसका पर्पज़ है लोगों को बताना हमारे अकाउंट्स के हैं, और इसका पर्पज़ है कि आपने किसी नतीजे पे पहुंचना है। अच्छा यार, कॉस्ट कैसे बचाएं, अच्छा सेल कैसे बेहतर करें, ये फलाना के साथ क्या करें। रिक्वायरमेंट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग मैंडेटरी है जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग ऑप्शनल है। आप नहीं भी करते तो भी गुजारा चल जाता है, करेंगे तो इंप्रूवमेंट ही आएगी। इसका प्राइमरी ऑडियंस एक्सटर्नल और इसका प्राइमरी ऑडियंस है इंटरनल। सेकेंडरी ऑडियंस की बात करें इस तरह से करके, तो इसमें इन्वेस्टर्स, रेगुलेटर्स, टैक्स अथॉरिटीज़ वगैरह, ये हम एक्सटर्नल में इनको काउंट कर रहे हैं, और इंटरनल में काउंट कर रहे हैं मैनेजमेंट और डिसीजन जो मेकर्स हैं वो। तो कॉस्ट अकाउंटिंग अंदर के लोगों ने इस्तेमाल करनी है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग बाहर के लोगों ने इस्तेमाल करनी है। गाइडलाइंस वगैरह इसमें आईएएस, आईएफआरएस, गैप, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, बहुत सारी तरह की गाइडेंसेस मौजूद हैं। कॉस्ट में उस तरह की गाइडेंसेस मौजूद नहीं है, ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा है। सिलेबस चेंज नहीं होता, उधर अकाउंटिंग का स्टैंडर्ड बदल जाता है, सिलेबस रिवाइज हो जाता है, उसकी एग्जांपल चेंज हो जाती है, सिलेबस रिवाइज हो जाता है। आज से 20-25 साल पहले भी ये कॉन्सेप्ट इसी तरह से थे और अभी भी ये कॉन्सेप्ट इसी तरह से ही है। सिलेबस ज़्यादा ही चेंज हो सकता है कि आईकेएप कहेगा फलाना कॉस्ट का टॉपिक मैं सिलेबस में डाल रहा हूँ, वरना भाई एक टॉपिक अगर आपके सिलेबस में है तो उसके कॉन्सेप्ट वही रहते हैं, वो बार बार नहीं बदलते, जिसकी वजह से इसके बहुत पुराने पास पेपर्स भी हमारे रिलेवेंट रहते हैं। बस ये होता है कि पुराने ज़माने में एग्जामिनर ज़्यादा बड़े सवाल बनाता था, अब छोटे सवाल बनाता है, लेकिन सम हो वो सारा डाटा हमारे लिए काम का ज़रूर रहता है। फ्रीक्वेंसी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग कब कब हो रही होती है, क्वार्टरली है, एनुअल है, मंथली है, जो भी टाइम पीरियड डिफाइन किया उस तरह से। और मैनेजमेंट या कॉस्ट अकाउंटिंग नीड बेसिस। कॉस्ट अकाउंटिंग छोटा वर्ड है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग बड़ा वर्ड है। कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब है सिर्फ कॉस्ट वगैरह के रिकॉर्ड इकट्ठे करके उसको अपने पास रखना। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज अबाउट उस डाटा को यूज़ करना, उसकी बेस पे डिसीजन मेकिंग करना, उसकी बेस पे प्रोजेक्शन करना, उसकी बेस पे अंदाज़ा लगाना कि आपको कहाँ जाना है। तो क्या ये बात समझ आ रही है? एक्सटर्नल रिव्यू फाइनेंशियल अकाउंटिंग का होता है, हाँ जी, बाहर से ऑडिटर आते हैं उसको चेक करते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग का होता है कोई ऐसी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है। फोकस, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में पास्ट है फोकस, जो हो गया है उसको रिकॉर्ड करना, और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में डिसीजन को हेल्प करना फोकस है, फ्यूचर के बारे में जो सोच रहे हैं। देखिए ना, ज़्यादातर डाटा क्या था, आज का ये डाटा अब यूँ करने जा रहे हैं, 30% रिप्लेस करने जा रहे हैं लेबर, 20% मटेरियल नया लगाने लगे हैं, बताओ अगले साल का प्रॉफिट क्या होगा, बताओ कितनी सेल हमें करनी चाहिए। तो आप फ्यूचर से रिलेटेड डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं। जी, अब अगेन मैन्युफैक्चरिंग इदारे के अंदर कॉस्ट अकाउंटिंग काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होगी। कॉस्ट अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग को भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही होगी, स्टॉक के बारे में, मटेरियल की कॉस्ट वगैरह के बारे में। जो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है उसमें कॉस्ट अकाउंटिंग का रोल थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉस्ट ज़्यादातर जो मैन्युफैक्चरिंग है उस पर फोकस करती है। थोड़ी बहुत गाइडेंस हमें ये ट्रेडिंग और सर्विस प्रोवाइडर पे भी प्रोवाइड करती है, लेकिन मेनली जब फैक्ट्री, प्रोडक्शन, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड की बातें हैं, ये ज़्यादातर मैन्युफैक्चरिंग में होती हैं। इसका स्कोप कंपनी वाइड है, फुल सारी कंपनी की इंफॉर्मेशन आ रही है, जबकि वहाँ नैरो है, प्रोडक्ट के हिसाब से, यूनिट के हिसाब से, बैच के हिसाब से, फलाना प्रोजेक्ट के हिसाब से, यानी ये आपको बहुत सिलेक्टेड इन्फॉर्मेशन देता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग बहुत डीप, बहुत ज़्यादा ब्रॉड इन्फॉर्मेशन दे रही होती है। आसान अल्फाज में कॉस्ट अकाउंटेंट एक लीचड़ अकाउंटेंट है, पर यूनिट कॉस्ट, इतने रुपए बचा लो, इतना ऐसे हो जाएगा, चाय की अगर 10% क्वांटिटी कम कर दें जो हम लेबर को दे रहे हैं तो उससे इतने % प्रॉफिट बढ़ जाएगा, अगर ये वाले मटेरियल के बजाय ये वाला मटेरियल इस्तेमाल कर ले तो 0.013 kg कम हो जाएगा, जिससे ओवरऑल जाके 700 रुपये का फ़र्क। मतलब जो इस लेवल पे चला गया ना अकाउंटेंट, कि एक एक कॉस्ट के कंपोनेंट को पकड़ के उसके साथ मगजमारी कर रहा है कि कहाँ क्या चीज़ बेहतर हो सकती है, कहाँ क्या कम हो सकता है, किस तरह से करके, वो कॉस्ट अकाउंटेंट है। और जो ओवरऑल दुनिया को अकाउंट्स बता रहा है तो हो सकता है उसकी मटेरियलिटी ही इतनी बेहतर हो कि बहुत सारी चीज़ें कॉस्ट अकाउंटिंग की वो इग्नोर ही कर दे, कि फलाना जगह से मटेरियल लेंगे तो इतने का पड़ेगा, फलाना से इतने लेगा, तो वो ओवरऑल देखे तो पता लगा 25,000 का फ़र्क पड़ा। अब कॉस्ट अकाउंटेंट के लिए 25,000 का फ़र्क पड़ा है, मैं वो कहेगा मैंने 25,000 बचा दिए सेट के। बट फाइनेंशियल अकाउंटेंट जो है उसने दुनिया को डिस्प्ले करना है, तो दुनिया को डिस्प्ले करते हुए 25,000 को राउंड ऑफ भी करके हो सकता है दिखा दे।
हो सकता है उसकी राउंडिंग में 25,000 तो बेचारा वैसे ही रगड़ा गया हो। तो फाइनेंशियल अकाउंटेंट ज़रा खुले दिल का अकाउंटेंट है, उसने दुनिया को इन्फॉर्मेशन देनी है और मटेरियलिटी को समझता है, जबकि जो कॉस्ट अकाउंटेंट है वो थोड़ा सा गरीब अकाउंटेंट है, थोड़ा सा पर यूनिट कॉस्ट और वो, और फिर इसकी बेचारे की मतलब इतनी सुनी भी नहीं जाती, मुख्तलिफ वर्किंग्स कर करके और ऊपर की मैनेजमेंट को बता रहा होता है जी ऐसे कर लें ऐसे कर लें, लेकिन ये वैल्यू बहुत ज़्यादा ऐड कर देता है। फाइनेंशियल अकाउंटेंट जो कर रहा है वो सिर्फ इंफॉर्मेशन की डिस्प्लेइंग है, कॉस्ट अकाउंटेंट या मैनेजमेंट अकाउंटेंट जो कर रहा है वो इदारे की बेहतरी है, इदारे की एफिशिएंसी इंप्रूव कर रहा है, इदारे को वीकनेसेस बता रहा है, कॉस्ट कटिंग कहाँ हो सकती है, एफिशिएंसी कहाँ लाई जा सकती है, क्या प्लान करें, किस तरह से करें, इवन कस्टमर को क्या कोड दें, ये सारी चीज़ों में ये हेल्प करेगा। तो पेपर में अगर कभी सवाल आ जाए 5-6 नंबर का थ्योरी, तो क्या आप बता देंगे? आप बता दें जी। थ्योरी इसमें आ जाती है, डिपेंड करता है आपकी किस्मत पे, उनके पेपर बनाने के मिजाज पे। 14-15 नंबर की थ्योरी भी मिल जाती है किसी पेपर में जी, किसी पेपर में 6-7 नंबर की थ्योरी भी मिल जाती है। माजी में एक आध दफ़ा ऐसा पेपर भी आया है जिसमें तकरीबन कोई 20-21 नंबर की थ्योरी भी थी। तो ये एग्जामिनर के मूड पे डिपेंड करता है, वो कई दफ़ा एक सवाल का एक पार्ट बनाने के बाद दूसरे पार्ट में 2-3 नंबर 3-4 नंबर का कुछ एनालिसिस या उसके ऊपर थ्योरेटिकल डिस्कशन भी करवा लेता है। तो होगा ये कि हम साथ साथ जब भी थ्योरी आएगी उसको हम देखेंगे, उसके हैंडआउट्स आपके पास आएंगे, और देन जब हम सेशन एंड पे जाएंगे तो एक दफ़ा वो सारी थ्योरी इकट्ठी हुई हुई मैं आपको एक कंप्रीहेंसिव हैंडआउट दे दूंगा कि ये सारी थ्योरी इकट्ठी है। अगर वो लोग जिनकी नीड है कि हम चीज़ों को थोड़ा सा याद कर लें तो वो उसको याद भी कर सकेंगे। वो मुश्किल से 10-12 सफ़े होंगे जिसमें पूरे कॉस्ट अकाउंटिंग की जितनी भी थ्योरी है वो डिस्कशन हुई हुई होगी। क्या ये बात समझ आई? अब एक स्टेप आगे चलते हैं। जब हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स कॉस्ट के डिस्कस करते हैं तो सबसे पहली जो हमारी डिबेट होती है दैट इज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट याद है, सेल्स में से हम कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर माइनस करते हैं, फिर उसके अंदर ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक की कितनी सारी वैरायटियाँ होती हैं। शुक्र वो सारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग वालों की वैरायटी हैं, हमारी वैरायटी नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम किसी और क्लास के टाइम में एंटर हो गए, नहीं, तो हमारा टाइम रहता है। सामने एक घड़ी लगी हुई है जो बता रही है कि 7 मिनट रहते हैं, 7 मिनट कम से कम रहते हैं। 11 मिनट, हाँ ये घड़ी आगे है, ये टीचर को भगाने के लिए लगाई हुई है। ओए होए होए, मुझे तो मज़ीद मार्जिन मिल गया। हाँ जी, सेल्स में से नॉर्मली हम लेस कर देते हैं जितनी भी कॉस्ट होती है। और कॉस्ट आपने देखा है कि टिपिकली 3-4 कंपोनेंट हैं तकरीबन। अभी तक जितने भी सवाल देखे, जो भी देखा, तो हम देखते हैं कि उसमें कोई डायरेक्ट मटेरियल लग रहा होता है, ऐसे ही है, फिर एक डायरेक्ट लेबर लग रही होती है। हम इसको डायरेक्ट क्यों बोलते हैं, खाली लेबर और मटेरियल बोलते हैं? सम टाइम जब काम हो रहा होता है तो कुछ ऐसा मटेरियल होता है जो इनडायरेक्ट भी होता है, कुछ ऐसी लेबर भी होती है जो इनडायरेक्ट होती है। हमने कुर्सी बनाई, मज़दूरों ने आके वो लकड़ियों से कुर्सी बनाई, उस पर टाइम लगाया, और ज़ाहिर है उस मज़दूर की कॉस्ट उस पर लगनी चाहिए। बाहर एक सिक्योरिटी गार्ड खड़ा है जो बिल्डिंग की हिफाजत कर रहा है, उसकी भी तो एक कॉस्ट है। क्यों हिफाजत कर रहा है? अंदर कुर्सियाँ पड़ी हुई हैं, लेकिन क्या उसने कुर्सी बनाई? नहीं। यानी हर एक्स्ट्रा कुर्सी बनने से उसका ताल्लुक नहीं है, लेकिन बहरहाल उसकी कॉस्ट ज़रूर है जो कि मुझे इस कुर्सी की कीमत में चार्ज करनी चाहिए। मैं कुर्सी बनाऊँ 200 की और बेच दूँ 300 की, और मैं कहूँ 100 रुपये प्रॉफिट आ गया, और पता लगे वो जो सिक्योरिटी गार्ड रखा था उसकी वजह से पर कुर्सी अच्छा खासा खर्चा था, उसको मैंने हिसाब नहीं रखा। तो इसका मतलब है कि डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्टली वो वेरिएबल मटेरियल है जो कि उसके ऊपर लग रहा होता है। डायरेक्ट लेबर वो डायरेक्ट लेबर है जो कि एग्जैक्टली मेन काम कर रही है उस प्रोडक्ट को बनाने का। तीसरे लेवल पे जब हमारे आ जाते हैं ना ओवरहेड्स, तो ओवरहेड्स के अंदर हम 2 लेवल ले आते हैं, वेरिएबल और फिक्स्ड। याद है गेम ऑफ क्वांटिटी एंड प्राइस?
सेल्स में भी क्वांटिटी प्राइस की गेम है, डायरेक्ट मटेरियल में भी है, लेबर में भी है, वेरिएबल ओवरहेड्स में भी है। इसका मतलब वो मल्टीप्लाई वाले इस काम से तो जान छूटनी नहीं है। सिर्फ फिक्स ओवरहेड ऐसा आता है जिसमें एक फिक्स ओवरहेड है जिसको आपने देखना होता है कि अच्छा वो फिक्स ही है या उसके अंदर कोई चेंज वगैरह है, इस तरह से करके। तो ये कुछ बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं कॉस्ट के। तो अगर इनसे पूछें तो हम कहते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस जो है वो दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में नॉर्मली इन दो को काउंट किया जाता है। नॉर्मली अगर एक कुर्सी बनी है तो दो ही मेन खर्चे हैं, उसके ऊपर लकड़ी और वो मजदूर जिसने वो कुर्सी तैयार की है। मोटा मोटा देखा जाए तो 90% ऑफ द खर्चा तो यही है अगर हम हिसाब लगाएं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमने फिर ये पूरा हिसाब लगाना होता है कि उसके ऊपर और कितने ऐसे खर्चे हैं। कुर्सियाँ यहाँ पड़ी हुई हैं, ये बिल्डिंग किराए पे है, तो इसका मतलब है कुर्सियों को यहाँ रखने की कॉस्ट भी है, लेकिन उसका कुर्सी बनाने से ताल्लुक़ नहीं है। तो कुछ ऐसे खर्चे हैं जो डायरेक्टली होते हैं। तो जो डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर है, इसको हम नॉर्मली कहते हैं कि ये हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। और ओवरहेड्स के बारे में नॉर्मली हम कहते हैं ये हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। तो अगर कोई इनडायरेक्ट लेबर लगी, जैसे वो जो बाहर सिक्योरिटी गार्ड था, वो इनडायरेक्ट लेबर है, उसने डायरेक्ट कुर्सी नहीं बनाई, लेकिन बहरहाल वो हमारा एम्प्लॉई है या उस पर हमारा खर्चा हुआ है। इसी तरह से कुर्सी पे लकड़ी आके लगी, सारा कुछ हुआ, कुछ 3 जगह पे कील भी लगी छोटी सी, जो कि शायद टोटल मिला के 5 रुपए की थी कीलें। उसको डायरेक्ट मटेरियल कहना थोड़ा सा जुल्म है। जब भी कुर्सी की बात आएगी तो सब कहेंगे इतने केजी लकड़ी ले आओ, कोई ये नहीं कहेगा 3 कीलें भी उसमें ऐड होंगी, यानी कि वो कॉस्ट इतनी बड़ी नहीं है। तो सम टाइम एक ऐसा खर्चा होता है जो डायरेक्टली नहीं, थोड़ा सा इनडायरेक्ट लग रहा होता है। तो मटेरियल और लेबर दोनों में इनडायरेक्ट का कॉन्सेप्ट भी है। कोई ऐसी लेबर जो इनडायरेक्ट हो, कोई ऐसा मटेरियल जो इनडायरेक्ट हो, बहुत ज़्यादा डायरेक्ट उसके साथ रिलेट ना कर रहा हो, उन सबको उठा के हम ओवरहेड्स में डाल देते हैं। तो ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड्स की भी 3 हिस्से बन सकते हैं, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट मटेरियल, अदर ओवरहेड्स। किताब से पूछते हैं, उन्होंने कहा वो एक्सपेंसेस दैट आर फुली ट्रेसेबल टू द प्रोडक्ट, सर्विस या डिपार्टमेंट दैट इज बीइंग कॉस्टेड, जिसका जिक्र कर रहे हैं, जिन चीज़ों को फुली उसके साथ ट्रेस कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं। हाँ भाई, कुर्सी मतलब लकड़ी चाहिए, कुर्सी मतलब मजदूर जो कि कुर्सी बना रहा होगा, जिनको हम डायरेक्टली ट्रेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल रॉ मटेरियल जो कि स्पेसिफिकली यूज़ होते हैं प्रोडक्शन में, फॉर एग्जाम्पल लेबर जो डायरेक्टली इन्वॉल्व होती है, फॉर एग्जाम्पल तीसरे कुछ और अदर एक्सपेंसेस जो उस चीज़ को बनाने के लिए इस्तेमाल है। फॉर एग्जाम्पल मटेरियल तो है, मटेरियल को जहाँ से ख़रीदा वहाँ से यहाँ तक लाने का खर्चा, ये भी डायरेक्टली इन्वॉल्व है इस प्रोडक्शन से रिलेटेड। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 2 मेनली हो गए, और इसके साथ एक तीसरी चीज़, कोई भी और डायरेक्ट एक्सपेंस जो हमें पता लगे कि हाँ भाई इस एक्सपेंस के बगैर तो गुजारा ही मुश्किल था। मटेरियल को फैक्ट्री तक लाने तक के सारे खर्चे, कुछ ऐसे खर्चे जो कि बड़े ज़रूरी हैं, ये खर्चे नहीं होंगे तो प्रोडक्शन नहीं हो सकेगी, वो डायरेक्ट एक्सपेंस है। तो इसका मतलब ये हुआ कि डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और कुछ और डायरेक्ट एक्सपेंस। इसी तरह से ओवरहेड में, वेरिएबल ओवरहेड में हमने कहा कि इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट मटेरियल और कुछ इनडायरेक्ट ऐसे खर्चे जो कि डायरेक्टली प्रोडक्ट से नहीं लग रहे, मतलब किराया इस बिल्डिंग का, उसका कोई ताल्लुक नहीं है कुर्सी के बनाने से, लेकिन चूंकि कुर्सी इस बिल्डिंग में पड़ी हुई है और इस बिल्डिंग का खर्चा हमने देना है और वो खर्चा इन्हीं चीज़ों से निकालना है, तो फिर क्या होगा, उस किराए को हम कुर्सी पे। अब सवाल ये है कि कुर्सी पे किराया कितना लगा, कुर्सी यहाँ रखी हुई है, ये यहाँ रखे हुए, इसके ऊपर बिल्डिंग का किराया 10 लाख, यहाँ कुर्सी पड़ी हुई है, ये कितने रुपए खा रही है इसमें से? मुश्किल है ये तो। भाई मटेरियल तो आसान था जी, इस पे 2 किलो वो लग गया, फोम लग गया, इस पे जी 5 किलो लकड़ी लग गई, इस पे जो है वो 1 किलो प्लास्टिक लग गया, इसको तो कैलकुलेट करना आसान है। अब 10 लाख किराया बिल्डिंग का, और बिल्डिंग के किसी एक कमरे में एक कुर्सी पड़ी हुई है, तो जो ओवरहेड होते हैं ना, ये इनको एलोकेट करना आसान नहीं होता। फिर हम मुख्तलिफ फार्मूले बना लेते हैं। जैसे एक फार्मूला भी हमने देखा कि ओवरहेड जो है 50% है डायरेक्ट लेबर का। हो सकता है हम ये अंदाज़ा लगाएं कि ये बिल्डिंग में क्या होता है जी, इस बिल्डिंग में सिर्फ कुर्सियाँ रखी होती हैं, कुर्सियाँ इस्तेमाल होनी होती हैं। कितनी कुर्सियाँ रखी होती हैं जी? इसमें 1000 कुर्सियाँ रखी होती हैं। औसतन बिल्डिंग में 1000 कुर्सियाँ रखी होती हैं, और औसतन बिल्डिंग का किराया 10 लाख है।
तो हम 10 लाख को 1000 पे डिवाइड करके अंदाज़ा लगा लेते हैं कि एक कुर्सी को रखने पे औसतन हमारा कितना खर्चा होगा। तो याद है हमने कहा था कि जो फिक्स वाले जो ओवरहेड्स होते हैं ना, इसको हम फिर अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो ये अंदाज़ा कैसे लगाते हैं, इसके ऊपर हमारी कल इंशाल्लाह ताला डिस्कशन होगी। इस वक्त सामने वाली डिस्कशन को क्लोज करते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंस यानी कि ओवरहेड्स वो एक्सपेंसेस हैं जो इनकर हुए उस चीज़ को बनाने के हवाले से, लेकिन उनको डायरेक्टली ट्रेस नहीं कर सकते, उसके साथ उसका डायरेक्ट लिंक नहीं हो सकता। चंद एग्जांपल्स दे दी। लेबर जो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं थी, फॉर एग्जांपल एक सुपरवाइज़र है जो चीज़ों को सुपरवाइज कर रहा था, वो बना नहीं रहा था, लेकिन उसका खर्चा तो लग रहा है हमें। टूल्स, स्पेयर्स, मटेरियल जो कि मशीनरी इक्विपमेंट्स वगैरह में इस्तेमाल हुआ। फैक्ट्री के रेंट, डेप्रिसिएशन मशीनरी इक्विपमेंट की, इलेक्ट्रिसिटी और अदर यूटिलिटीज़ वगैरह, तो ये सारे हमारे बन जाते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये चैप्टर बेसिकली इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के बारे में है। मटेरियल पे हम अलग चैप्टर पढ़ेंगे, लेबर पे इंशाल्लाह अलग चैप्टर पढ़ेंगे। वो कॉन्सेप्ट थोड़े से आसान है और वो आप लोगों ने पहले भी मल्टीपल देखे हुए हैं। ओवरहेड्स की काफ़ी गहराई में हम उतरने की कोशिश कर रहे होंगे इंशाल्लाह। भाई कुछ कहना चाहते हैं? जी, सुपरवाइज़र की सैलरी वगैरह जी, अब ये डिपेंड करता है। इन्होंने कहा कि अगर ये सुपरवाइज़र की सैलरी है तो ये तो जीपी से नीचे आनी चाहिए। सारी सैलरियाँ जीपी से नीचे नहीं आती। हम एक दफ़ा एनालाइज करते हैं कि कितने वो लोग हैं जिनका प्रोडक्शन से ताल्लुक़ है और कितने हैं। जैसे मैंने डेप्रिसिएशन भी बोल दिया, हमें तड़प के कहना चाहिए। फॉर एग्जांपल ये बिल्डिंग हमारी अपनी हो तो इसकी डेप्रिसिएशन इसमें नहीं आएगी, लेकिन हाँ, लेकिन फैक्ट्री में जो मशीन रखी होगी, फैक्ट्री के लिए अलग से प्लांट लिया होगा, फैक्ट्री के लिए अलग से वो किया होगा, उसकी डेप्रिसिएशन काउंट होगी। तो इसका मतलब है कि जो एक्सपेंसेस प्रोडक्शन से जिनका ताल्लुक बन रहा है वो इसमें। अब तो सुपरवाइज़र क्या कर रहा था, कुर्सियों की मेकिंग को वॉच कर रहा था आके, इसलिए वो इसमें शामिल हुआ। तो अभी हम इसकी थोड़ी और प्रैक्टिस कर रहे होंगे कि हमारे सामने एक्सपेंसेस दिए हों तो हम एलोकेट कर सकेंगे कौन कौन से फैक्ट्री से रिलेटेड लग रहे हैं, कौन कौन से नहीं लग रहे। तो आज हम लोगों ने बस इतनी डिस्कशन की कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या है, और हमने कॉस्ट और फाइनेंशियल अकाउंटिंग के आपस में डिफरेंसेस देखे। तो कल इंशाल्लाह ताला कॉस्ट के जो बेसिस है इसको किस तरह से डिवाइड करते हैं, ओवरहेड्स को, ओवरहेड्स कितनी तरह के होते हैं, फिक्स और वेरिएबल में क्या फ़र्क है, कल ये सारी इंशाल्लाह डिस्कशन होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह।